नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बीपीएससी पास्ट ईयर क्वेश्चंस की आज की सीरीज़ में हम कुछ नवीन प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आने वाली जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है इसको ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। इसके तहत हमने आधुनिक भारत से इस सत्र को प्रारंभ किया है और आधुनिक भारत के सत्र के तहत हमने पिछली क्लासेस में 18वीं शताब्दी की स्थिति के संदर्भ में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में देखा गया उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं उस पर हमने आपके साथ चर्चा की। इसमें बिहार में यूरोपीय कंपनियां किस प्रकार से आईं उस पर भी हमने चर्चा की और उसके संबंध में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी में, दूसरी पीसीएस परीक्षाओं में, यूपीएससी आदि में, उन सब पे हमने आपके साथ चर्चा की है। अब इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और आज के इस सत्र में हम किसकी चर्चा करेंगे तो 18वीं शताब्दी की जो राजनीतिक स्थिति है उस 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति में बीपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जब हम 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण राजवंश आदि के बारे में जानने की ज़रूरत है। जैसे कि हमें इसमें उत्तरवर्ती मुगल्स के बारे में जानने की आवश्यकता है। उत्तरवर्ती मुग़लों के बारे में हमें जानना चाहिए जिनका काल मोटे तौर पर हम 1707 से लेकर 1858 तक पढ़ते हैं। इसी में जो है हमें जो विदेशी आक्रमण देखे गए उन विदेशी आक्रमणों को भी समझने की ज़रूरत है और इन विदेशी आक्रमणों में मुख्य रूप से जो नादिर शाह का आक्रमण देखा गया उसे आपको पढ़ना है और साथ ही साथ इसमें अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण देखा गया उसे भी आपको पढ़ना है। तो पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, उत्तरवर्ती मुग़ल और विदेशी आक्रमण। फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कुछ प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के बारे में और ये जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो 3 तरीके के क्षेत्रीय राज्यों के बारे में बात की जाती है जिसमें उत्तराधिकारी राज्य महत्वपूर्ण है। उत्तराधिकारी राज्य महत्वपूर्ण है। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि विद्रोही राज्य महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इसमें विद्रोही राज्यों के अलावा आपको ध्यान रखना है तो कुछ स्वतंत्र राज्यों के बारे में आपको पढ़ना है। उत्तराधिकारी राज्यों में मुख्य रूप से कौन कौन से आएंगे तो इसमें बंगाल का नाम आपको याद रखना है, इसमें आपको अवध का नाम याद रखना है और साथ ही साथ इसमें हैदराबाद का नाम भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसमें आप रुहेलखंड के बारे में पढ़ सकते हैं और फर्रुखाबाद के बारे में भी पढ़ सकते हैं। जो विद्रोही राज्य हैं उसमें जाट राज्य, सिख राज्य और साथ ही साथ मराठा राज्य के बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। स्वतंत्र राज्य में मुख्य रूप से आप क्या क्या पढ़ेंगे तो मैसूर का राज्य आपको पढ़ना चाहिए, ट्रावनकोर का राज्य इसमें महत्वपूर्ण है और इसके अलावा जो है आप इसमें जो विविध प्रकार के राजपूत राज्य रहे उनके बारे में पढ़ना है। जैसे मुख्य रूप से जो आप कह सकते हैं आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तो पहली चीज़ क्या पढ़नी है, मुग़लों के बारे में। दूसरी चीज़ क्या पढ़नी है, क्षेत्रीय राज्यों के बारे में। और तीसरी चीज़ जो पढ़नी है वह है ब्रिटिशों के संघर्ष के बारे में पढ़ना है जिसमें ब्रिटिशों ने विविध प्रकार के क्षेत्रीय राज्यों से किस प्रकार का संघर्ष किया और इन संघर्षों का परिणाम किस प्रकार का देखा गया वह आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ सकते हैं अंग्रेज़ों का जो मैसूर के साथ संघर्ष हुआ उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। अंग्रेज़ों का जो मराठों के साथ संघर्ष हुआ इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। अंग्रेज़ों का जो सिखों के साथ संघर्ष हुआ उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इसमें अंग्रेज़ों और मैसूर के मध्य जो 4 युद्ध हुए हैं उनके परिणाम, मराठों के मध्य जो 3 युद्ध हुए हैं उनके परिणाम और सिखों के मध्य जो युद्ध देखे गए उनके बारे में आपको पढ़ना है। और यहाँ से हम फिर 18वीं शताब्दी के साथ 19वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थितियों की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इसमें पढ़नी है। अब इससे संबंधित एक एक क्वेश्चन जो है हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान
किसे बनाया था? आपके विकल्प हैं मोहम्मद रजा खां, शिताब राय, राय दुर्लभ और सैयद गुलाम हुसैन। तो इलाहाबाद की संधि के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे 1765 में संपन्न किया गया। और वास्तव में जो इलाहाबाद की संधि के बारे में बात की जाती है, यह एक संधि ना होकर दो संधियां हैं। एक संधि जो की गई है वह मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ की गई है, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ की गई है। और जो दूसरी संधि है वह मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के अलावा जो अवध का नवाब था उसके साथ की गई। जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसके साथ इसको संपन्न किया गया। इस प्रकार से वास्तव में जो इलाहाबाद की संधि है वह दो संधियां हैं। अब इसके तहत हुआ क्या? तो इसके माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय है उससे उन्होंने क्या हासिल कर लिया? तो 12 अगस्त के फरमान के माध्यम से बंगाल, उड़ीसा और बिहार क्षेत्र के जो रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट हैं, जो दीवानी प्राप्त करने के जो अधिकार हैं, राजस्व संग्रहण के जो अधिकार हैं, वो उन्होंने प्राप्त किए। और इसके लिए उन्होंने मुर्शिदाबाद में एक उप दीवान की नियुक्ति की थी, जिसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मोहम्मद रजा खान। यानी जो मोहम्मद रजा खान है वो कौन है? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नियुक्त किए गए मुर्शिदाबाद के उप दीवान हैं। और आप यह भी ध्यान रखेंगे कि इसको उप दीवान के अलावा उप नाजिम भी बनाया गया था। यानी एक प्रकार से रेवेन्यू कलेक्शन के साथ ही जो आप कह सकते हैं कानून व्यवस्था संबंधी जो मामले हैं वह भी देखा करता था। और इस तरीके से कंपनी उप दीवान और उप नाजिम दोनों पदों पर जो है एक ही व्यक्ति की नियुक्ति करके आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से सारी शक्ति को क्या कर रही थी? तो सारी शक्ति को वह कंपनी अपने हाथ में रख रही थी। और जो आप कह सकते हैं बंगाल का नवाब है वह केवल एक मुखियाटे की भांति था। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद रजा खान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पिछले वाले से ही संबंधित है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की गई? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 की 21 अगस्त 1765। तो अगर पिछले वाले को ही हम आगे बढ़ाएं तो इलाहाबाद की संधि जो है वह 1765 में हुई। और दो तरीके की इलाहाबाद की संधि है। एक जो है आप मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से कर रहे हैं और दूसरी जो है आप अवध के नवाब से कर रहे हैं। और जो मुग़ल सम्राट के साथ जो इलाहाबाद की संधि हुई उसमें 12 अगस्त 1765 के फरमान के माध्यम से क्या हो रहा है? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वह किसको दी जा रही है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जा रही है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 12 अगस्त 1765। अभी पिछली बार ही हमने इसको डिस्कस किया, तो ये क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। अभी वाला क्वेश्चन देखिए। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी, किन में से कोई नहीं, किन में से एक से अधिक। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम उत्तरवर्ती मुग़लों की बात करते हैं तो उत्तरवर्ती मुग़लों का जो काल रहा है वो कब तक है? तो 1707 से लेकर 1758 तक रहा है। और इस काल में जिन शासकों को हम देखते हैं उन उत्तरवर्ती मुग़लों में जो इनकी शक्ति है वह धीरे धीरे क्या हो रही है? तो इनकी शक्ति धीरे धीरे क्या होगी? तो लगातार क्षीण होती जाएगी। यानी इनकी शक्ति लगातार घटती जा रही है। ये वही काल है जब बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य उभर के आएंगे और जो एक अखिल भारतीय साम्राज्य हमें मुग़लों के काल में दिखाई देता था अब बहुत छोटा होकर रह जाएगा। यही कारण है कि शाह आलम द्वितीय के समय तक आते आते स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जो अखिल भारतीय साम्राज्य हम देखते हैं वह केवल दिल्ली से लेकर पालम तक ही दिखाई देगा। यानी केवल दिल्ली से लेकर पालम के क्षेत्र तक, केवल और केवल दिल्ली के क्षेत्र में ही मुग़ल सत्ता सिमट जाती है। और मुग़ल सत्ता दिल्ली से पालम तक विस्तृत है। ये किसके बारे में कहा जाता था? तो ये मुख्य रूप से शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था। शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था। उसकी जो सत्ता का विस्तार था वह बेहद कम था। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा
मुग़लों से पहले सल्तनत काल रहा है, उस सल्तनत काल में भी जो तुगलक शासक रहा था, ठीक है, जो तुगलक शासक रहा है, उस तुगलक शासक में नासिरुद्दीन महमूद का नाम आपको याद रखना है, नासिरुद्दीन महमूद। और इस नासिरुद्दीन महमूद के बारे में भी कहा जाता था कि जो इसकी सत्ता थी वह कहाँ तक थी, तो दिल्ली से पालम तक ही विस्तृत थी। यानी दो शासक ऐसे हैं, एक हैं नासिरुद्दीन महमूद और दूसरा है शाह आलम द्वितीय। इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि इनकी जो सत्ता है वो बहुत कम क्षेत्र तक विस्तारित है। यानी इनमें से हम देखें तो वास्तव में जो बहादुर शाह जफ़र है वो नहीं है, यहाँ पे या तो शाह आलम द्वितीय होगा, या तो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय होगा, या फिर यहाँ पे नासिरुद्दीन महमूद के बारे में चर्चा की जानी है। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में चर्चा की जानी है। यानी इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं या इनमें से एक से अधिक। ई विकल्प जो है हम इसमें देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह से संबंधित एक क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वह किससे प्राप्त किया था, और आपके विकल्प हैं शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से कि शेर अली से। रणजीत सिंह जी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो रणजीत सिंह का जो कार्यकाल रहा है वह मुख्य रूप से 1790 के दशक के बाद से 1790 के दशक के बाद से इन्होंने मुख्य रूप से 1839 तक शासन किया और पंजाब के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर इनके द्वारा शासन किया गया। जो शुरुआती आप कह सकते हैं जो इनका शुरुआती शासनकाल रहा, यानी 1790 से लेकर 1800 के बीच का जो काल रहा, जिसमें इनके द्वारा जो आप कह सकते हैं सत्ता प्राप्त की गई थी वह 1792 में प्राप्त की गई थी। तो इस काल में पूरे ये महत्वपूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं कि हम पंजाब के क्षेत्र में स्वयं को विस्तारित करें, और इस रूप में इनका संघर्ष किसके साथ हो रहा है, तो अफ़गानिस्तान के साथ भी इनका संघर्ष देखा गया, जिसमें मुख्य रूप से जमान शाह करके एक शासक हुआ करते थे, उनके साथ इनका संघर्ष हुआ। हालांकि बाद में जब जमान शाह की मृत्यु हो गई तो जो उनके उत्तराधिकारी थे उनमें एक तरीके से गृह युद्ध सा देखा जाता है, और इस गृह युद्ध में जो शाह शुजा है वह जो है शासक बनता है। शाह शुजा जो है लगभग 1800 ईस्वी के आसपास जो है वह शासक बनेगा। लेकिन होगा क्या कि इसे अपने ही रिश्तेदारों से जो है संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इसको अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ेगा। और होगा ऐसा कि शाह शुजा अपनी गद्दी छोड़कर कहाँ आ जाएगा, तो भारत आ जाएगा। और भारत आने के बाद वो क्या करेगा, तो वह उस समय के शासक जो रणजीत सिंह थे, जो पंजाब के क्षेत्र में थे, रणजीत सिंह से जो है वह सहायता मांगेगा, और सहायता के बदले वह उनको क्या देगा, तो कोहिनूर हीरा प्रदान करेगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शाह शुजा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब इससे संबंधित एक और क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है वह मैसूर से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर निर्मित की। विकल्प हैं श्रीरंगपत्तनम में, मैसूर में, बेंगलोर में कि कोयम्बटूर में। टीपू सुल्तान के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि जो टीपू सुल्तान का मुख्य रूप से जो काल रहा है वह 1782 से लेकर 1799 तक रहा है, और इनका जो पूरा काल है, और इससे पहले जो इनके पिता का शासन रहा जिसमें हैदर अली का शासन रहा, इन दोनों पिता पुत्र की जोड़ी के समय अंग्रेज़ों का संघर्ष रहा है मैसूर से, और ये जो संघर्ष है ये आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये संघर्ष जो है कुल 4 युद्धों में देखा गया, और इस युद्ध में अंततः 1799 में अंग्रेज़ों की विजय होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि टीपू सुल्तान की इस काल में राजधानी क्या है, तो टीपू सुल्तान की राजधानी है श्रीरंगपत्तनम। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, श्रीरंगपत्तनम। अब इसी से संबंधित आप जो है ये एक चार्ट देख सकते हैं, जिसमें अंग्रेज़ों और मैसूर के मध्य जो 4 युद्ध हुए हैं उनका पूरा सारांश इसमें दिया गया है। यानी जो पहला युद्ध हुआ वह 1767 से 1769 में हुआ, और उस समय जो शासक था वह कौन है, हैदर अली। इसका परिणाम क्या हुआ है, तो इसका परिणाम ये हुआ है
कि मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। हालांकि इसमें हैदर अली का जो पक्ष रहा वो भारी रहा। जो दूसरा जो युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, वो 1780 से 84 में देखा गया। इसमें भी हैदर अली थे। हालांकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद इस युद्ध का नेतृत्व किसने संभाला? तो उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने। और ये समाप्त हुआ है मंगलौर की संधि से और ये अनिर्णायक रहा। अब तीसरे युद्ध के बारे में भी आप जानिए। यह जो युद्ध है ये 1790 से 92 के बीच लड़ा गया। इसमें जो शासक है वह टीपू सुल्तान है। और ये ख़त्म कैसे हुआ है? तो श्रीरंगपत्तनम की संधि से समाप्त हुआ। इसमें जो है टीपू को बहुत क्षति देनी पड़ी। लगभग 3 करोड़ रुपया जो है युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। लगभग अपना आधा राज्य देना पड़ा और इससे उनकी काफ़ी हानि हुई। जो चौथा युद्ध है वह आप ध्यान रखेंगे 1799 में हुआ है। शासक कौन है? टीपू सुल्तान है। और इसमें अंततः टीपू युद्ध में मारा जाता है। मैसूर की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है और मैसूर के पूरे क्षेत्र से एक छोटा सा राज्य निकालकर जो हैदर अली टीपू सुल्तान से पहले जो वाडियार राजवंश हुआ करता था उसके एक अल्पवयस्क आप कह सकते हैं व्यक्ति को उसे दे दिया जाता है और उस पर सहायक संधि दे दी जाती है। तो इस तरीके से इसका सारांश आप देख सकते हैं। अब देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपत्तनम की संधि किसके साथ की? अभी हमने आपको बताया कि यह जो श्रीरंगपत्तनम की संधि है उसका संबंध किससे है? तो 1790 से 92 के काल में जो तृतीय युद्ध देखा गया है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखा गया है, उसी में जो है हम इस संधि को देख सकते हैं। यानी इसका संबंध किससे है? तो तीसरे युद्ध से है। और ये किसके साथ हुई है? तो टीपू सुल्तान के साथ देखी गई है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, टीपू सुल्तान। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। सिखों से संबंधित एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? आपको ध्यान रखना है कि इसमें सही उत्तर है हमारा गोविंद सिंह जी और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। आपको ये ध्यान रखना है कि सन 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म है जो कहाँ पे हुआ है? तो पटना में हुआ है। और सिख गुरुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं वो इस चार्ट में दिए गए हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। जैसे कि जो सिख गुरुओं की जो परंपरा है वो किनसे शुरू हो रही है? तो गुरु नानक जी से शुरू हो रही है। और गुरु नानक जी के द्वारा वास्तव में सिख पंथ को प्रारंभ किया गया। वे कौन है? तो सिखों के पहले गुरु हैं। उनके द्वारा जो पंथ चलाया गया उसे नानक पंथ कहा जाता है। इसमें जो गुरु के शिष्य हुए वही बाद में सिख कहलाए। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे गुरु नानक जी हैं वह इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन हैं। जो इनके बाद जो नए अगले गुरु हुए वो हैं अंगद जी। इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित किया और इन्हें गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। फिर उसके बाद अमरदास जी और रामदास जी का काल आया। ये दोनों जो हैं वह अकबर के समकालीन हैं। और अमरदास जी ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की जिसे मंजी कहा जाता था। इसके अलावा रामदास जी के काल में अकबर के द्वारा 500 बीघा ज़मीन दी गई जिस पर बाद में अमृतसर नामक शहर बसाया गया। इनको जो पुत्र हुए वो अर्जुन देव जी हुए और इसके बाद से गुरु का जो पद है वह पैतृक हो गया। अर्जुन देव जी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं के द्वारा अमृतसर के क्षेत्र में हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया गया था। उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की और खुसरो को समर्थन दिया जाने के चलते उनको मृत्युदंड दे दिया गया। इसी के काल से मुग़लों की जो आप कह सकते हैं सिख और मुग़लों के बीच का जो संघर्ष है वो देखा जाने लगता है। उसके बाद जो सिख गुरु हुए हैं उनका नाम है हरगोविंद जी। इन्होंने सिखों में सैनिक भावना का प्रसार किया, अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई और अमृतसर के क्षेत्र में ही 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया हरमिंदर साहिब में। इसके बाद हर राय और हरकिशन का काल देखा गया। हर राय जी के काल में शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध होता है। हरकिशन जी का अपने बड़े भाई से विवाद हो जाता है जिसके चलते इनके बड़े भाई देहरादून में एक पृथक गद्दी की स्थापना करते हैं। जो 9वें गुरु हैं वो हैं हमारे तेग बहादुर जी।
हालांकि इनके काल में भी मुग़लों से संघर्ष जारी रहा और 1675 में औरंगजेब के काल में इनकी हत्या करवा दी गई। जो अंतिम सिख गुरु हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जो जन्म है वो 1666 में पटना में हुआ। इनके द्वारा 1699 में खालसा की स्थापना की गई और इनके बाद ये घोषणा हुई कि अब सिख गुरु नहीं होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी जो हैं वह सिखों का नेतृत्व करेंगे। और राजनीतिक रूप से इनके बाद नेतृत्व किसने किया है, तो बंदा बहादुर के द्वारा राजनीतिक नेतृत्व किया गया है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब मराठों से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि शिवाजी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो शिवाजी का काल देखा जाता है वो 1627 से लेकर 1680 के काल में है, जिसमें उनके द्वारा 1674 में अपने एक महत्वपूर्ण राज्य की स्थापना की जाती है जो 1680 तक कायम है और उसके बाद भी उनके उत्तराधिकारियों द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। जो उनकी राजधानी थी वह कहाँ पे थी, तो वह रायगढ़ में थी, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, रायगढ़। अब इसी के संदर्भ में जो शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान का गठन किया गया है वह भी एक बेहद महत्वपूर्ण पोर्शन है जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया है, अभी मैंने आपको बताया शिवाजी के द्वारा किया गया। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी। अब अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए। अष्टप्रधान पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसमें अधिकारी कौन थे, उनका काम क्या था, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इसमें एक महत्वपूर्ण अधिकारी हैं पेशवा, जो एक तरीके से मराठा शासक के प्रधानमंत्री के समान है। इसमें मजूमदार शामिल है जो वित्त राजस्व मंत्री हैं। इसमें वाक्यानवीस शामिल हैं जो गृह मंत्री के समान हैं। इसमें सुमंत या दबीर शामिल हैं जो विदेश मंत्री के समान हैं। इसमें सचिव, शुरनवीस या चिटनीस शामिल हैं जो सचिवालय प्रभारी अधिकारी हैं। इसमें सरनौबत शामिल हैं जो सेनापति के समान हैं। इसमें न्यायाधीश शामिल हैं जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं राजा के बाद। और इसमें पंडित राव अथवा सद्र शामिल हैं जो धार्मिक मामलों में राजा के मुख्य सलाहकार के रूप में विद्यमान थे। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपसे किसी भी साल क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शिवाजी। और अष्टप्रधान के बारे में कई बार क्वेश्चन बना है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसी के संबंध में एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सरंजामी प्रथा है वह किससे संबंधित थी। आपको ध्यान रखना है कि ये जो सरंजामी प्रथा है मूल रूप से शिवाजी के और मराठा शासकों से संबंधित है। मुख्य रूप से क्या है, तो एक तरीके की यह भू राजस्व प्रथा है जिसमें जो बड़े जागीरदार हुआ करते थे, जो आप कह सकते हैं बड़े मराठा सरदार वगैरह हुआ करते थे, उनको उनके कर्तव्यों के लिए, सेवाओं के लिए क्या किया जाता था, निर्वहन के संबंध में, उनके आजीविका आदि के संदर्भ में क्या किया जाता था, तो बड़ी मात्रा में उनको भूमियाँ प्रदान की जाती थी। बड़ी मात्रा में उनको भूमि या एक तरीके से कह सकते हैं जागीरें प्रदान किया जाती थी जो कहलाती थी सरंजामी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। अब इसी के संबंध में एक और क्वेश्चन देखिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये उत्तरवर्ती मुगलों से संबंधित है और क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताइए कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। शाह आलम फर्स्ट, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह कि जहांदार शाह। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह, जिसे उसकी गतिविधियों के चलते रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कार्यकाल रहा है वह 1719 से लेकर, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका जो मुख्य रूप से जो कार्यकाल रहा है वह है 1719 से लेकर, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि 39 और उसके बाद जो है आगे आप इस बात को देखेंगे कि किस तरीके से लगातार इसमें इन्होंने कार्य किया है। और 1719 से लेकर 1748 तक इनका कार्यकाल देखा गया। हालांकि इतने लंबे कार्यकाल होने के बावजूद जो है ये लगातार इस तरीके से विद्यमान रहे कि इनका जो शासनकाल है वह लगातार नीचे होता गया। और इसमें जो है
1739 में 1739 में क्या होगा, तो 1739 में एक महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण देखा जाएगा। और इस महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण में जो फारसी शासक है नादिर शाह के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो शाहजहाँ के काल में जो मयूर सिंहासन या जिसे हम तख्त ताउस के नाम से जानते हैं, उस तख्त ताउस को क्या ले जाया जाएगा, तो ईरान ले जाया जाएगा। तो मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन हो गया, तो मोहम्मद शाह रंगीला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पूरी लिस्ट है जिसमें उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में बताया गया है और इनका क्रम जो है वह आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि पहले उत्तरवर्ती मुगल बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट, इनका जो समय काल है वो 1707 से 12 है। फिर उसके बाद जहांदार शाह का काल है जो 12 से 13 है। फिर उसके बाद फर्रुखसियर का काल है जो 13 से 19 है। फिर दो बहुत कम कार्यकाल वाले शासक रहे, रफ़ीउद्दरजात और रफ़ीउद्दौला, जो 1719 में देखे गए। फिर उसके बाद एक लंबा कार्यकाल रहा मोहम्मद शाह रंगीला या रोशन अख्तर का, जो लंबे काल के बावजूद यानी 1719 से 48 के बावजूद जो है वह बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल नहीं कर सका। फिर उसके बाद इसके पुत्र अहमद शाह का शासन रहा 1748 से 54। फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 58। फिर उसके बाद शाह आलम सेकंड का शासनकाल रहा, हालांकि इसके काल में मुग़ल जो पूरा साम्राज्य है वह लगातार सिमटता गया 1759 से 1806। फिर उसके बाद अकबर द्वितीय का काल है 6 से 37 और जो अंतिम मुग़ल बादशाह था उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय या जफ़र, ये 37 से 57 तक रहा। और आप कह सकते हैं औपचारिक तौर पर 1858 में महारानी की उद्घोषणा के माध्यम से मुग़ल साम्राज्य को समाप्त घोषित कर दिया गया। इस तरीके से आप ये कुछ फैक्ट याद रख सकते हैं। अब इसी के संबंध में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को उसी के वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बी, शाह आलम द्वितीय। जैसा कि अभी हमने आपको बताया 1759 से लेकर 1806 तक एक लंबे समय तक शासन किए जाने के बावजूद जो शाह आलम द्वितीय है वह जो हैं इतने कमज़ोर शासक के रूप में दिखाई देते हैं कि वह अपनी ही राजधानी में नहीं प्रवेश कर पा रहे थे और बाद में यह अंग्रेज़ों के संरक्षण में आते हैं, फिर मराठों के संरक्षण में आते हैं और फिर उसके बाद जब दिल्ली पर 1803 में अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाएगा तो फिर ये अंग्रेज़ों की संरक्षणता स्वीकार कर लेंगे। तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, शाह आलम द्वितीय। तो इस तरीके से हमने 18वीं शताब्दी से संबंधित जो क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं उनकी चर्चा की। अब जो नेक्स्ट आपका हम कह सकते हैं जो क्लास होगी उसमें हम जो दूसरी पीसीएस परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।